हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के सेकंड पेपर से संबंधित प्रश्नों का। तो आज की कक्षा के अंदर हम व्यावसायिक अध्ययन के जो प्रश्न हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट, व्यवसाय में व्यवसायी का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, समाज सेवा करना, समाज सेवा करते हुए लाभ कमाना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा समाज सेवा करते हुए लाभ कमाना, क्योंकि भाई सामाजिक दायित्व भी को निभाना भी बहुत जरूरी है। तो समाज सेवा करते हुए लाभ कमाना, यानी कि एक व्यवसायी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए लाभ कमाना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यावसायिक प्रारूप का पंजीकरण कराना आवश्यक है? तो अगर हम बात करें, एकल स्वामित्व का पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। साझेदारी का पंजीकरण ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का भी पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। केवल सहकारी समिति और जो कंपनी के व्यावसायिक स्वरूप हैं, इन्हीं का पंजीकरण अनिवार्य होता है। बाकी किसी भी व्यावसायिक स्वरूप का पंजीकरण जो है अनिवार्य नहीं होता। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यावसायिक प्रारूप में व्यवसाय की जोखिम सदैव असीमित ही पाई जाती है? एकल स्वामित्व में, कंपनी में, सहकारी संगठन में, कोई नहीं। भाई कंपनी के अंदर जो दायित्व होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। तो कंपनी में जो दायित्व है वो कैसा होता है? सीमित होता है। सहकारी संगठन में भी जो दायित्व है वो क्या होता है? सीमित होता है। जो एकल स्वामित्व है इसके अंदर क्या होता है? असीमित होता है। क्या होता है? असीमित। क्योंकि लाभ प्राप्त करने वाला और जोखिम उठाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। तो एकल स्वामित्व एक ऐसा व्यावसायिक स्वरूप है जिसमें दायित्व सदैव क्या होता है? असीमित पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल स्वामित्व व्यवसाय प्रारूप की उपयोगिता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एकल स्वामित्व की बात की जा रही है। यदि व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा हो, यदि व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा है तो उसके लिए तो कंपनी बेस्ट रहती है। यदि व्यवसाय पूंजी सघन हो, यानी कि जिस व्यवसाय में बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता हो, उसके लिए एकल स्वामित्व का जो स्वरूप है वो उपयुक्त नहीं होता। यदि व्यवसाय स्थानीय हो तो बिल्कुल, यदि व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय हो तो भी कंपनी बेस्ट है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, एकल स्वामित्व व्यवसाय प्रारूप की उपयोगिता। भाई एकल स्वामित्व व्यवसाय का जो प्रारूप है वो किस तरह के व्यवसाय के लिए उपयुक्त है? स्थानीय व्यवसाय के लिए क्या है? उपयुक्त है। और खास तौर से जिसमें क्या हो? व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हों। क्या प्रदान की जाती हों? व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हों। जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, परचूने की दुकान हो गई, स्टेशनरी की दुकान हो गई, है ना? तो इन व्यवसायों के लिए जो है एकल स्वामित्व जो है वो उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से साझेदारी के अनिवार्य तथ्य हैं? यानी कि एक साझेदारी में किन किन तथ्यों का होना क्या है? अनिवार्य है। दो या दो से अधिक व्यक्ति, बिल्कुल साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम दो। और मैक्सिमम एक साझेदारी में कितने हो सकते हैं? 50। समझौता, साझेदारों के मध्य में समझौता होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। अब समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है।
और जो लिखित समझौता होता है उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो ये भी तथ्य है। एजेंसी, साझेदारों के मध्य में एजेंसी का संबंध होना चाहिए, यानी कि एक साझेदार द्वारा किए गए कार्य से दूसरे साझेदार क्या होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए। तो साझेदारों के मध्य में एजेंसी का संबंध भी होना चाहिए। तो ये सभी तथ्य एक साझेदारी में होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन से साझेदारी के अनिवार्य तथ्य हैं? तो ये सभी साझेदारी के क्या हैं, अनिवार्य तथ्य हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, साझेदारी का प्राथमिक साक्ष्य है, यानी कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, लाभों का बंटवारा। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि साझेदारी के अंदर लाभों का बंटवारा होना जो है अनिवार्य होता है, हानियों का बंटवारा अनिवार्य नहीं होता। तो अगर हम इसमें देखें तो बच्चे क्या करेंगे, दोनों का बंटवारा लगा देंगे। हम किसी साझेदार को हानि वहन करने से अलग कर सकते हैं। तो साझेदारी के अंदर लाभों का बंटवारा होना क्या है, प्रथम साक्ष्य है। क्योंकि हानियों का बंटवारा अनिवार्य नहीं है, लेकिन लाभों का बंटवारा क्या है, अनिवार्य है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लाभों का बंटवारा। नेक्स्ट क्या है, साझेदारी का अंतिम व अकाट्य साक्ष्य है, यानी कि अंतिम व अकाट्य साक्ष्य जो है वो है एजेंसी का संबंध। ध्यान रखिएगा, साझेदारों के मध्य में एजेंसी का संबंध होना साझेदारी का अंतिम व अकाट्य, यानी कि जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक साझेदार द्वारा किए गए कार्य से दूसरे साझेदार क्या होते हैं, आबद्ध होते हैं, यानी कि उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो साझेदारी का अंतिम व अकाट्य साक्ष्य जो है वो है एजेंसी का संबंध। और प्राथमिक साक्ष्य क्या है, लाभों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार प्रबंध संचालन में हिस्सा नहीं लेता है? तो देखिए, विबंधन साझेदार हिस्सा नहीं लेता, नाम मात्र का साझेदार भी हिस्सा नहीं लेता, नाबालिग साझेदार भी हिस्सा नहीं लेता। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि विबंधन साझेदार वो साझेदार होता है जो साझेदारी में साझेदार ही नहीं होता, वो अपने आचरण से सामने वाले को यह सिद्ध विश्वास दिलाता है कि वो भी उस व्यवसाय से क्या है, जुड़ा हुआ है, लेकिन वो प्रबंध संचालन में हिस्सा नहीं लेता। सपोज करिए मेरा कोई दोस्त है और वो ये विश्वास दिलाता है कि वो मेरे पार्टनरशिप फर्म का क्या है, साझेदार है। तो सामने वाले व्यक्ति अगर उस पर विश्वास कर कर मेरे फर्म के साथ कोई व्यवसाय करता है तो उसको क्या माना जाएगा, उसे विबंधन साझेदार माना जाएगा। और यदि उस व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए मेरा मित्र भी क्या होगा, जिम्मेदार होगा। नाम मात्र का साझेदार जो होता है, यदि हम इसकी बात करें तो ये भी साझेदार नहीं होता है ना। तो एक तरीके से ये भी प्रबंध में भाग नहीं लेता, लाभों में हिस्सा प्राप्त नहीं करता। तो नाम मात्र का साझेदार वो कहलाता है। नाबालिग साझेदार की अगर हम बात करें तो नाबालिग में अनुबंध करने की शक्ति नहीं होती है, उससे साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर सभी साझेदारों की सहमति हो तो उसे साझेदार बनाया जा सकता है, लेकिन वो प्रबंध में हिस्सा नहीं लेगा, लाभों में ही हिस्सा लेगा, हानियों में हिस्सा नहीं लेगा। उसे फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार होगा। और यदि वो बालिग हो जाता है तो उसे 6 माह में सूचना देनी होगी कि वो फर्म का साझेदार रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। यदि वो 6 माह में कोई सूचना नहीं देता तो उसे क्या किया जाएगा, फर्म का साझेदार मान लिया जाएगा। तो नाबालिग साझेदार भी प्रबंध में हिस्सा नहीं लेता है। तो ये तीनों के तीनों साझेदार जो होते हैं फर्म में हिस्सा, प्रबंध संचालन में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके अलावा एक साझेदार और होता है, उसे कहते हैं प्रतिनिधि साझेदार। क्या कहते हैं, प्रतिनिधि साझेदार। ये भी फर्म संचालन में हिस्सा नहीं लेता है। तो ये 4 साझेदार जो होते हैं ये ना तो प्रबंध में हिस्सा लेते हैं, ना ही लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनका दायित्व जो है वो असीमित होता है। इनका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है, केवल नाबालिग को छोड़कर।
इन तीनों का दायित्व क्या होगा? असीमित। और नाबालिग का क्या होगा? सीमित। नाबालिग का सीमित दायित्व होता है, बाकी इन तीनों का क्या होता है? असीमित दायित्व होता है। इसका, इसका और इसका क्या होता है? असीमित दायित्व होता है। लेकिन ये चारों के चारों प्रबंध संचालन में हिस्सा नहीं लेते और लाभ हानि में सॉरी, ये तीन जने जो है लाभ हानि में भी हिस्सा नहीं लेते। कौन? तीनों। ये तीनों जो हैं विबंधन, हाँ सॉरी, विबंधन वाला जो है ये लाभ हानि में हिस्सा नहीं लेते। नाम मात्र का साझेदार भी लाभ हानि में हिस्सा नहीं लेता, प्रतिनिधि भी नहीं लेता। और जो नाबालिग है केवल लाभ में हिस्सा लेता है, केवल लाभ में हिस्सा लेता है। तो थोड़ा सा मैंने समझाने की यहाँ पर आपको प्रयास किए कि ये जो विबंधन साझेदार है, नाम मात्र का साझेदार है, प्रतिनिधि साझेदार है, ये प्रबंध संचालन में हिस्सा नहीं लेते, लाभ हानि में हिस्सा नहीं लेते, इनका दायित्व असीमित होता है। नाबालिग साझेदार जो होता है ये प्रबंध संचालन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन इसका दायित्व सीमित होता है और ये केवल लाभ में हिस्सा लेता है। किसमें हिस्सा लेता है? लाभ में हिस्सा लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा साझेदार लाभ हानि में हिस्सा नहीं लेता? तो देखिए मैंने आपको बताया, जो नाम मात्र का साझेदार है ये लाभ हानि में हिस्सा नहीं लेता। सक्रिय साझेदार तो भाई हिस्सा लेंगे ही लेंगे क्योंकि वो प्रबंध में हिस्सा लेते हैं। निष्क्रिय साझेदार जो होता है इसे अपन एक तरीके से सुप्त साझेदार भी कहते हैं। ये प्रबंध संचालन में हिस्सा जो है नहीं लेता, लेकिन लाभ में, प्रबंध संचालन में भी हिस्सा लेता है और लाभ में भी हिस्सा लेता है। जो नाम मात्र का साझेदार है ये लाभ हानि में हिस्सा नहीं लेता है। किसमें हिस्सा नहीं लेता है? लाभ हानि में हिस्सा नहीं लेता है। जबकि सक्रिय और निष्क्रिय साझेदार जो होते हैं ये लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखो, नाम मात्र का साझेदार, विबंधन साझेदार और प्रतिनिधि साझेदार, ये तीन साझेदार ऐसे हैं, ये तीन साझेदार ऐसे हैं जो प्रबंध में भाग नहीं लेते, प्रबंध में भाग नहीं लेते, लाभ हानि में हिस्सेदार नहीं होते, लेकिन लेकिन दायित्व असीमित होता है, लेकिन दायित्व असीमित होता है। तो ये इनकी क्वालिटी है। तो इसमें नाम मात्र का साझेदार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा साझेदार सही मायने में फर्म का साझेदार नहीं होता? सही मायने में, तो यहां पर अगर हम देखें सही मायने में जो साझेदार नहीं होता वो होता है आपका फोर्थ, गत्या अवरोध द्वारा साझेदार। कौन सा? गत्या अवरोध द्वारा साझेदार। जो गत्या अवरोध द्वारा साझेदार होता है ये सही मायने में जो है फर्म का साझेदार नहीं होता। किसमें? सही मायने में फर्म का साझेदार नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इसका आंसर, जो गत्या अवरोध द्वारा साझेदार होता है ये सही मायने में फर्म का साझेदार नहीं होता। ठीक है, विबंधन साझेदार को ही हम गत्या अवरोध साझेदार कहते हैं। वो अपने आचरण से ये दिखाता है कि वो फर्म का साझेदार है, लेकिन वास्तव में वो फर्म का साझेदार नहीं होता है। वह साझेदारी जिसकी अवधि निश्चित ना हो कहलाती है
ऐच्छिक साझेदारी, क्योंकि ऐच्छिक साझेदारी जो होती है वो समय अवधि को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है। अगर उसमें कोई पार्टनर नोटिस देता है साझेदारी को समाप्त करने का तो ही वो समाप्त होती है, वरना वो समाप्त नहीं होती है। तो ऐच्छिक साझेदारी एक ऐसी साझेदारी होती है जिसमें समय अवधि जो है निश्चित नहीं होती, तो उसे अपन कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। इसको तभी समाप्त किया जा सकता है जब कोई साझेदार साझेदारी को समाप्त करने का क्या है, नोटिस दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको तब ही समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है जब कोई साझेदार साझेदारी को समाप्त करने का नोटिस दे। ठीक है, तो यहां पर अपन को ध्यान रखना है इसकी समय अवधि निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, वह साझेदारी जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए गठित की जाती है उसे कहते हैं विशिष्ट साझेदारी, क्योंकि वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए क्या की गई है, गठित की गई है, इसलिए उसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। और इसकी समय अवधि निश्चित होती है, इसकी समय अवधि क्या होती है, निश्चित होती है। ये ध्यान रखना है, इसकी समय अवधि क्या होती है, निश्चित होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार साझेदारों के अधिकार में शामिल नहीं है। प्रबंध संचालन का अधिकार होता है, लाभ बंटवारे का अधिकार होता है, परामर्श देने का अधिकार होता है, पारिश्रमिक प्राप्त करने का जो अधिकार है ये साझेदारों का अधिकार नहीं होता है। इसे केवल तभी दिया जाता है जब साझेदारी संलेख में इसका प्रावधान किया गया हो, जब साझेदारी संलेख में इसका प्रावधान किया गया हो तभी पारिश्रमिक दिया जाता है किसी साझेदार को, वरना पारिश्रमिक प्राप्त करना साझेदार का अधिकार नहीं है। तो पारिश्रमिक प्राप्त करने का जो अधिकार है ये साझेदारों के अधिकारों में शामिल नहीं है। पारिश्रमिक किसी साझेदार को केवल तभी दिया जाता है जब इसे देने का प्रावधान साझेदारी संलेख में किया गया हो। नेक्स्ट देखिए, पंजीकरण ना कराने के दुष्परिणामों में शामिल नहीं है। आपस में देखिए, फर्म का जो पंजीकरण होता है वो अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। साझेदारी फर्म का साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अगर कोई साझेदारी फर्म पंजीकरण नहीं कराती है तो वो कौन से लाभों से वंचित रह जाती है, यहाँ पर अपन को इस चीज का क्वेश्चन पूछा गया है। भाई पंजीकरण ना कराने के दुष्परिणामों में शामिल है, यानी कि अगर कोई साझेदारी फर्म पंजीकरण नहीं कराएगी तो उसको कौन कौन से दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। आपस में वाद दायर ना करना, यानी कहने का मतलब क्या है कि साझेदार एक दूसरे के ऊपर मुकदमा नहीं कर पाएंगे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो। फर्म और साझेदार का आपस में वाद दायर ना करना, बिल्कुल भाई, एक तो ये तो दुष्परिणाम है, तो उसने पूछा है नहीं है, तो अगर साझेदारी फर्म पंजीकरण नहीं कराती है तो कोई भी साझेदार दूसरे साझेदार के ऊपर वाद दायर नहीं कर सकता, तो ये तो दुष्परिणाम है। फर्म और साझेदार का आपस में वाद दायर ना करना, फर्म साझेदारों के ऊपर वाद दायर नहीं कर सकती, साझेदार फर्म के ऊपर वाद दायर नहीं कर सकता, ये भी साझेदारी फर्म का पंजीकरण नहीं कराने का दुष्परिणाम है। तृतीय पक्षकार द्वारा फर्म पर वाद दायर ना करना, भाई तीसरा पक्षकार तो फर्म के ऊपर मुकदमा कर सकता है, तो
यहां पर अपन को ध्यान रखना है कि ये जो है ये दुष्परिणामों में शामिल नहीं है, क्योंकि तृतीय पक्षकार तो फर्म के ऊपर मुकदमा कर सकता है। तो तृतीय पक्षकार द्वारा फर्म पर वाद दायर ना करना ये दुष्परिणामों में शामिल नहीं है, क्योंकि तीसरा पक्षकार तो क्या कर सकता है, फर्म के ऊपर मुकदमा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फर्म के समापन से तात्पर्य है, यहां पे लिखा हुआ है फर्म के समापन से तात्पर्य है जब फर्म अपना व्यवसाय करना बंद कर देती है, सभी साझेदारों के मध्य में वैधानिक संबंधों की समाप्ति हो जाती है, तो उसे कहते हैं फर्म का समापन। तो फर्म के समापन से तात्पर्य है सभी साझेदारों के मध्य वैधानिक संबंधों की समाप्ति, यानी कि सभी साझेदारों ने क्या करा है, अपने मध्य में वैधानिक संबंधों को समाप्त कर दिया है, अर्थात फर्म ने व्यवसाय करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। 16वां प्रश्न क्या है, फर्म के समापन करने में निम्न में से कौन सा आधार न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी एक साझेदार का पागल हो जाना, बिल्कुल इस आधार पर न्यायालय में जाकर फर्म का समापन करवाया जा सकता है। किसी एक साझेदार का लगातार दुराचरण करना, इस आधार पर भी न्यायालय में जाकर फर्म को बंद करवाया जा सकता है। फर्म में लगातार हानि होना, इस आधार पर भी फर्म में न्यायालय में जाकर फर्म को बंद करवाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसी साझेदार के पागल हो जाने पर, किसी साझेदार के लगातार दुराचरण करने पर, साझेदारी फर्म के लगातार हानि में जाने पर, इन सभी आधारों को न्यायालय में प्रस्तुत कर फर्म का क्या किया जा सकता है, समापन कराया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, कंपनी के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। कंपनी का चरित्र होता है, बिल्कुल कंपनी का चरित्र होता है। कंपनी की राष्ट्रीयता भी होती है कि भाई ये इंडियन कंपनी है या फॉरेन विदेशी कंपनी है ना। कंपनी किसी देश की नागरिक होती है, कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती, तो इसका आंसर होगा कंपनी किसी देश की नागरिक होती है। ये कथन जो है सत्य नहीं है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है, बिल्कुल कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन भी होती है। तो 3 सही है। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी का चरित्र भी होता है, कंपनी की राष्ट्रीयता भी होती है, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है, लेकिन कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती है। तो ये कथन जो है असत्य है। निम्न में से कंपनी की विशेषता नहीं है। कंपनी का वैधानिक व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी का सतत उत्तराधिकार होता है, बिल्कुल कंपनी के सदस्यों के आने और जाने से उसके उसके संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी अपना व्यवसाय कर सकती है। कंपनी अपना शासन स्वयं चलाती है, बिल्कुल नहीं चलाती है, ये गलत है। ये कंपनी की विशेषता नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, निदेशकों के द्वारा। निदेशक कंपनी का शासन चलाते हैं, कंपनी अपना शासन स्वयं नहीं चलाती है। कंपनी वाद दायर कर सकती है, वाद सह सकती है। तो कहने का मतलब है कंपनी का वैधानिक व्यक्तित्व होता है, ये कंपनी की विशेषता है। कंपनी का सतत उत्तराधिकार होता है, सदस्यों के आने और जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी वाद दायर कर सकती है और कोई कंपनी के ऊपर भी वाद दायर कर सकता है, ये भी कंपनी की विशेषता है। लेकिन कंपनी अपना शासन स्वयं चलाती है, ये कंपनी की विशेषता नहीं है। कंपनी का शासन सदस्यों के द्वारा चुने गए निदेशकों के द्वारा चलाया जाता है, कंपनी अपना शासन स्वयं नहीं चलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस कंपनी को अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगाना होता है। पब्लिक कंपनी अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगाती है, और निजी कंपनी अपने नाम के साथ क्या लगाती है, निजी कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है। क्या लगाती है, पीवीटी एलटीडी लगाती है। तो लिमिटेड शब्द कौन लगाती है, पब्लिक कंपनी लगाती है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी यानी कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए। 1 लाख और 5 लाख, 2 लाख और 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख,
वर्तमान में न्यूनतम प्रदत्त पूंजी का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्योंकि पहले तो 1 लाख और 5 लाख होनी चाहिए थी। एक प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख थी और एक पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख थी, लेकिन वर्तमान में इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी के अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। एक निजी कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी जो होती है, उसके अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, उसके अंशों के हस्तांतरण पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य है। वैधानिक सभा का आयोजन करना बिल्कुल अनिवार्य है। न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए, ये भी अनिवार्य है। कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र लेने के साथ साथ व्यापार प्रारंभ करने का भी प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल अनिवार्य है। उपरोक्त सभी, यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी को के लिए ये सभी बातें क्या हैं, अनिवार्य है। उसे हर वर्ष एक वैधानिक सभा का आयोजन करना पड़ेगा। उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और एक कंपनी को जो है समामेलन का प्रमाण पत्र लेने के साथ साथ व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होता है। तो एक सार्वजनिक कंपनी के लिए ये सभी अनिवार्य है। निदेशक कंपनी के क्या होते हैं, बिल्कुल मस्तिष्क होते हैं, क्योंकि निदेशक जो हैं कंपनी को चलाते हैं, है ना। तो निदेशक कंपनी के क्या कहलाते हैं, मस्तिष्क कहलाते हैं, क्योंकि ये ही कंपनी को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो इसीलिए निदेशकों को क्या कहा गया है, कंपनी का मस्तिष्क कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464(1) के अनुसार एक साझेदारी फर्म में अधिकतम 100 साझेदार हो सकते हैं, किंतु साझेदारी की यह सीमा निम्न पर लागू नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, वर्तमान में कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 के अनुसार साझेदारी की जो अधिकतम संख्या है वो 50 कर दी गई है। तो लेकिन ये प्रावधान जो है किस पर लागू नहीं होंगे, अपने विशेष अधिनियमों द्वारा शासित होने वाले पेशेवर व्यक्तियों, यानी कि पेशेवर व्यक्तियों की संस्था पर यह नियम लागू नहीं होता। हिंदू अविभाजित परिवार के ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होता। तो अ व ब दोनों, यानी कि जो कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि पेशेवर व्यक्तियों, यानी कि सीए, सीएस, वकील आदि के ऊपर ये वाला जो नियम है ये लागू नहीं होता। यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464(1) जो है ये पेशेवर व्यक्तियों पर लागू नहीं होती और हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय पर भी लागू नहीं होती। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपनियम 68 के उपनियम 3 के अनुसार एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या क्रमशः होगी। तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है, न्यूनतम 2 और अधिकतम 200, न्यूनतम 2 और अधिकतम 200। 2 एवं 50 पहले थी, लेकिन वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा इसे सदस्य संख्या को कर दिया गया है न्यूनतम 2 और अधिकतम 200। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको ये क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।